जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में यूटेरिया का एक न्यू बुक आया दोस्तों, जो कि बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा पीटी के लिए दोस्तों, और यह बुक जो है वॉल्यूम 1 है। इसमें दोस्तों टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है, और यह दोस्तों जो टोटल मॉडल प्रैक्टिस सेट है पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर दोस्तों आपको आधारित है, और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में दोस्तों 100 क्वेश्चन है। तो जिसमें दोस्तों हम लोग प्रत्येक सेट को यहाँ पर देखेंगे। तो और आप हमारे दोस्तों YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर दोस्तों यहाँ पे विषय वस्तु की बात की जाए तो देखिए यही बुक आपका है, और बुक में दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम लोग आज बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए दोस्तों बिना देर के उन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों टेलीग्राम पर हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि टोटल 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, और 100 क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग फुल डिस्कशन के साथ देखेंगे। तो वीडियो तो थोड़ा सा दोस्तों आपको लंबा ही होगा, लेकिन कमेंट में आप लोग को जरूर बताएं दोस्तों कि अगर जो हम लोग आज का जो हम लोग का वीडियो है आप लोग को यह पसंद पड़ा है या नहीं पड़ा है, क्योंकि दोस्तों फुल डिस्कशन के साथ देख रहे हैं इसलिए, क्योंकि वीडियो लॉन्ग जाएगा आपका। अगर दोस्तों आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए, मतलब केवल दोस्तों 20 से 25 मिनट में, तो केवल क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे करवाएंगे। तो आप लोग को बताना है कि इसी तरह से चाहिए कि सिर्फ दोस्तों क्वेश्चन आंसर चाहिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि सौनक तथा पैंपलवाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों सौनक तथा पैंपलवाद जो है यह अथर्ववेद से देखिए दोस्तों टोटल 4 वेद हैं। यहाँ डिस्कशन की बात की जाए तो टोटल 4 वेद है, जिसमें एक है दोस्तों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम वेद कहेगा तो ऋग्वेद हो जाएगा, सबसे नवीनतम वेद आपसे पूछेगा तो अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या दोस्तों आया है, तो अथर्ववेद के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए अथर्ववेद की आपको रचना पूछेगा तो अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया था। और अथर्ववेद में दोस्तों 731 गो मंत्र है और 6000 पद की इसमें चर्चा की गई है। फिर देखिए दोस्तों अथर्ववेद से और क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि सभा और समिति का प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है किस वेद में, तो याद रखिएगा अथर्ववेद में ही कहा गया है। फिर दोस्तों अथर्ववेद में ही परीक्षित को कुरुओं को राजा कहा गया है, याद रखिएगा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है दोस्तों। और अथर्ववेद में ही मनुष्य के विचार और अंधविश्वास का विवरण मिलता है, जिसको जादू टोना कहा जाता है। फिर दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि औषधि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो औषधि का उल्लेख दोस्तों सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। सबसे पहले दोस्तों कल्हण के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो कल्हण के द्वारा। कल्हण की कौन सी पुस्तक में दोस्तों, तो राजतरंगिणी में। फिर यहाँ से दोस्तों चाणक्य है, तो चाणक्य की पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, याद रखिएगा। और अर्थशास्त्र पुस्तक में दोस्तों 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों पन्नी है, तो पन्नी के पुस्तक याद रखिएगा अष्टधाई पुस्तक है पन्नी का। और लिपि शब्द का पहली बार प्रयोग आपका अष्टधाई पुस्तक में किया गया था, जो कि पन्नी की है। फिर दोस्तों पतंजलि, तो योग दर्शन के प्रतिपादक के रूप में पतंजलि को जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों कि मनके बनाने वाले कारखानों का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए दोस्तों मनके बनाने वाला जो कारखाना का साक्ष्य हुआ है वह लोथल से और चनहुद्रो से। तो लोथल और चनहुद्रो दोनों से दोस्तों, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, लोथल और चनहुद्रो दोनों से। यहाँ से दोस्तों सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज याद रखिएगा दयाराम साहनी ने किए थे 1921 ईस्वी में। और सिंधु घाटी का जो सभ्यता था वह दोस्तों आदि ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु सभ्यता को। फिर यहाँ से दोस्तों आपको याद रखना है लोथल और कालीबंगा से। तो लोथल और कालीबंगा से दोस्तों अग्निकुंड भी मिला है, अग्निकुंड। फिर नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहेगा दोस्तों, तो जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। और मिट्टी से बने हल का प्रमाण कहेगा तो बनावली से मिला है, बनावली से, याद रखिएगा। फिर दोस्तों जोता हुआ खेत, तो जूता हुआ खेत कहाँ से मिला है, तो जोता हुआ खेत याद रखिएगा दोस्तों, ये आपको कहाँ से मिला है बताइए, तो कालीबंगा से। चलिए नेक्स्ट है कि बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणी में विभाजित किया गया है। तो टोटल 5 श्रेणी में दोस्तों, 5 श्रेणी। और कौन कौन सा है, याद रखना है अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप,
स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप और मन्नत स्तूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए दोस्तों, स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब किया गया था? तो 1347 में। 1347 में याद रखिएगा कि स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना किया गया था। और यह दोस्तों अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा, जिसको दोस्तों अलाउद्दीन बहमन शाह को हम लोग किस नाम से जाना जाता है? तो हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। फिर दोस्तों 1336 एक यहाँ से ईस्वी याद रखिएगा कि 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। हरिहर एवं बुक्का के द्वारा याद रखिएगा। फिर दोस्तों यहाँ से और क्वेश्चन पूछता क्या है? तो देखिए, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दोस्तों प्रथम मुसलमान कौन था? तब फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक है। फिर दोस्तों देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक याद रखिएगा, इन्होंने दोस्तों जीन प्रभु सूरी को अपने दरबार में सम्मानित किया था। जीन प्रभु सूरी को। और दोस्तों याद रखना यहाँ से कि रेहला एक पुस्तक है जो कि इब्न तूता के द्वारा लिखा गया है, इब्न तूता के द्वारा। और इस पुस्तक में दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के जो समय की घटनाओं का उल्लेख मिलता है रेहला पुस्तक में। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या था? तो यहाँ पे दोस्तों हाथी का नाम पूछा है। तो हाथी का नाम था दोस्तों राम प्रसाद। यही दोस्तों घोड़ा से पूछता कि महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था? तो चेतक। घोड़ा का नाम था क्या था दोस्तों? तो चेतक याद रखिएगा। महाराणा प्रताप से संबंधित कुछ क्वेश्चन और बता देते हैं कि देखिए दोस्तों, हल्दी घाटी का एक युद्ध हुआ था जो कि 1576 ईस्वी में, जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में दोस्तों, जिसमें अकबर का विजयी हुआ था। याद रखिएगा, अकबर का विजयी हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध के समय महाराणा प्रताप की जो राजधानी था दोस्तों वह कुंभलगढ़ थी। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन 7 है कि भौरवाल की संधि किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, भौरवाल की संधि पूछेगा तब 22 दिसंबर 1846 को। 22 दिसंबर 1846 को भौरवाल की संधि हुआ था। याद रखिएगा। फिर देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे 9 मार्च 1846, तो 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुआ था। लाहौर की संधि याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, दो युद्ध यहाँ से याद रखना है जो कि भौरवाल की संधि सबसे पहले तो याद हो गया आपको कि 22 दिसंबर 1846 को हुआ था। और यह दोस्तों अंग्रेज और सिख के मध्य हुआ था। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 के बीच हुआ था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ था। याद रखिएगा। और 1849 के घोषणा के पश्चात संपूर्ण पंजाब को विलय अंग्रेजी राज में कर दिया गया था। याद रखिएगा, 1849 में ही संपूर्ण पंजाब को। फिर दोस्तों याद रखना है एक अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि दोस्तों 1809 ईस्वी में होता है। कब होता है? तो 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि 1911 में दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था? तो देखिए दोस्तों, पहला है कि बंगाल विभाजन रद्द, बिल्कुल सही है। बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना, ये भी सही है। बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल हो, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यहाँ से याद रखना दोस्तों, जो दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था यह दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग की अध्यक्षता में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग की अध्यक्षता में याद रखना है। और यह 1911 का जो दिल्ली दरबार हुआ दोस्तों वह तीसरा क्रम का था। याद रखिएगा, तीसरा क्रम का। टोटल दोस्तों 3 दिल्ली दरबार हुआ है, 1877, 1903 और 1911 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन नंबर 9 कि सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो सेवा और समिति की स्थापना दोस्तों हृदय नाथ कुंजरू ने याद रखिएगा। और यह दोस्तों इलाहाबाद में किए थे। इलाहाबाद में याद रखिएगा। कहाँ में? तो इलाहाबाद में। कुछ और दोस्तों संस्था के नाम है, समिति के नाम हमको बताते हैं, जैसे शारदा सदन की स्थापना दोस्तों 1889 में किया गया था रामाबाई के द्वारा। याद रखना है। और हिंदू धर्म सभा की स्थापना कहेगा तो 1830 में, जो कि राधाकांत देव के द्वारा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? चौसा का युद्ध जो कि 1539 में हुआ था, बिल्कुल सही है दोस्तों। चौसा का युद्ध 1539। और एक कनौज और बिलग्राम का युद्ध कहेगा तो 1540 में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कि कोलाचेल का युद्ध कहेगा दोस्तों तो 1741 में कोलाचेल का युद्ध। याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों कि खुर्दा का युद्ध, तो खुर्दा का युद्ध दोस्तों 1795, बिल्कुल सही है, 1795 में। रुहेला का युद्ध 1772। देखिए दोस्तों, रुहेला का युद्ध 1772 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि एक मिनट, कौन सा जोड़ा सुमेलित सही नहीं है? यहाँ पर दोस्तों सब तो सही ही दे रहा है।
रूहेला का युद्ध 1772 ईस्वी में, नहीं रूहेला का युद्ध दोस्तों 1772 नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखना रूहेला का युद्ध दोस्तों 1772 ईस्वी में नहीं हुआ था। तो यह कब हुआ था? क्या युद्ध हुआ था दोस्तों? वह 1774 ईस्वी में। कब? 1774 ईस्वी में दोस्तों। यह अवध के नवाब सुजाउद्दौला और रोहालियों के बीच लड़ा गया था, याद रखिएगा। और इस युद्ध में इस युद्ध में रोहाली यानी कि दोस्तों रोहेला जो लोग था उसको दोस्तों हार हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो देखिए दोस्तों 9 अगस्त 1942 की घटना घटी थी, जो कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें दोस्तों कस्तूरबा गांधी को आगा खां के महल में रखा गया था। कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी दोनों को दोस्तों। फिर दोस्तों बांकीपुर जेल में, तब बांकीपुर जेल में बताइए किसको रखा गया था बांकीपुर जेल में? हाँ देखिए दोस्तों बांकीपुर जेल तो आपको याद होगा, लेकिन यहाँ से और क्या याद रखना है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को दोस्तों बांकुरा जेल में कैद करके रखा गया था, याद रखिएगा। फिर बांकीपुर जेल में दोस्तों बताइए किसको रखा गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। फिर दोस्तों एक थे जयप्रकाश नारायण जो कि हजारीबाग में रखा गया था, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों कि कंध विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो कंध विद्रोह दोस्तों याद रखना है, जो कि 1837 में होता है। और यह दोस्तों उड़ीसा राज्य में जो कि चक्र बिसोई के नेतृत्व में याद रखिएगा। फिर दोस्तों कुछ प्रमुख विद्रोह याद रखना, जो कि झारखंड है। तो झारखंड में दोस्तों एक बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से दोस्तों 1900 के बीच में हुआ था। फिर दोस्तों और हम कुछ बता देते हैं, नील विद्रोह याद रखिएगा, नील विद्रोह जो कि तिरुत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। फिर ताना भगत विद्रोह जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह के नेतृत्व में। कोल विद्रोह बुद्धू भगत के नेतृत्व में। मोपला विद्रोह अली मुसलियार के नेतृत्व में। पाइका विद्रोह बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में। फिर दोस्तों पौली गारो विद्रोह जो कि बीपी कट्टा बोमन के नेतृत्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कि शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो देखिए दोस्तों शांति निकेतन को वर्ष 2023 में शुरू किया गया, यूनेस्को में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों यहाँ से और क्या आपको याद रखना है, तो देखिए 4-5-6 को बता देते हैं आपको। एक लाल किला जो कि एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। लाल किला का दोस्तों यूनेस्को में शामिल किया गया था 2007 में। फिर पश्चिमी घाट को 2012 में। रानी का बाव 2014 में। नालंदा बिहार को दोस्तों 2016 में। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को 2016 में। और धौलावीरा को 2021 में। यहाँ से दोस्तों आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है कि भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए दोस्तों चेन्नई में। यदि आप चेन्नई आंसर दे रहे होंगे तो बिल्कुल राइट है। और भारतीय शिल्प परिषद की स्थापना आपसे पूछेगा दोस्तों तो 1964 में किया गया था। 1964 में याद रखिएगा, जो कि कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15। क्वेश्चन 15 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि रिंग गार्ड एवं बैंक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो या दोस्तों किस खेल से है? तो बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल से दोस्तों यहाँ पर और क्या याद रखना है कि बास्केटबॉल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 में किया था। और भारत में सर्वप्रथम 1930 ईस्वी में बास्केटबॉल खेला गया था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई है? तो यह दोस्तों इंदिरा गांधी जी के द्वारा रखा गया था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और यह दोस्तों 1983 ईस्वी में, याद रखिएगा। और इस कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों कौन किया था? तो डीआरडीओ के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कि एंड्रोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन है? तो थॉमस एडिसन हो जाएंगे, थॉमस एडिसन, याद रखिएगा। देखिए जंतु विज्ञान के शाखा है दोस्तों, यह क्या है? तो एंड्रोक्राइनोलॉजी, जिसके जनक थॉमस एडिसन को जाना जाता है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों यहाँ से विलियम हार्वे को बताइए दोस्तों किससे संबंधित है? तो रक्त से संबंधित है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। फिर दोस्तों रॉबर्ट कोच, तो रॉबर्ट कोच के आप लोग बताइए। फिर है H.J. मूलर, ये किन से संबंधित है? ये सभी आपको क्वेश्चन में छापना है। चलिए सॉरी दोस्तों कमेंट में छापना है। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत गैस जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यह तो दोस्तों आपको द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। भारत की अर्थव्यवस्था को दोस्तों उद्यमों को
टोटल 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा दोस्तों तृतीयक क्षेत्र। जिसमें कृषि कहेगा, पशुपालन कहेगा, मत्स्य पालन कहेगा, वन उद्योग कहेगा, तो यह सभी आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। फिर द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों विद्युत, गैस, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग है द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में दोस्तों सेवा संबंधित आ जाएगा, जैसे व्यापार, होटल, सार्वजनिक प्रशासन, ये सभी आपका तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोला कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव के द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो देखिए दोस्तों, वैज्ञानिक आधार पर यह 1931 में किसके द्वारा दोस्तों? तो BKR के द्वारा, BKR राव के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों 1931 में किया गया था वैज्ञानिक के आधार पर। और दोस्तों प्रति व्यक्ति जो आय बताया गया था 49 रुपया। और सबसे पहले दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-1868 के बीच में किया गया था। और प्रति व्यक्ति आय दोस्तों उनके समय कितना बताया गया था? तो 20 रुपया, याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव के द्वारा 1931 में किया गया था। और यह दोस्तों प्रति व्यक्ति आय 49 रुपया बताया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्र में 100% नहीं है? किन क्षेत्र में दोस्तों 100% नहीं है? तब पेंशन क्षेत्र में दोस्तों। पेंशन में कितना परसेंट टोटल है? तो देखिए पेंशन में जो है दोस्तों टोटल आपसे पूछेगा तो पेंशन में टोटल 49% है। और एक बीमा होता है दोस्तों, बीमा में भी 100% नहीं है, बीमा में 74% है। और पेंशन में दोस्तों याद रखना है 49% है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? तो बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो देखिए जो ऑप्शन डी दे रहा है कि 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, यह दोस्तों शामिल नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और शामिल क्या क्या दोस्तों? तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों पैदा करना, ढांचागत सुविधा विकसित करना और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। 22 है कि किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार के रूप में स्वीकार किया था? तो दोस्तों सुरेश तेंदुलकर समिति। देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति की बात की जाए दोस्तों तो गठन हुआ था 2005 में। देखिए दोस्तों थोड़ा सा हाथ से लिखते हैं, जिस कारण यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा अक्षर में थोड़ा सा डिफरेंस कुछ लग रहा होगा, तो बाकी आप लोग समझ जाइएगा। बाकी दोस्तों हम आपको लेक्चर के माध्यम से बता ही देते हैं। तो याद रखना है कि सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन दोस्तों 2005 में हुआ था। और यह समिति दोस्तों अपना रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत किया था। कब? तो 2009 में दोस्तों। और इस समिति ने गरीबी रेखा का निर्धारण हेतु नए फार्मूला का अपना आधार बनाया था। और उस फार्मूला में दोस्तों कॉस्ट ऑफ लिविंग का निर्धनता की थी, याद रखिएगा, जो कि पहचान के लिए, और इसको स्वीकार भी किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर आपका 23 कह रहा है कि 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? देखिए दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था प्रोबोआ सुबियांटो, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा क्या कभी इंडोनेशिया का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे शामिल हुए थे कि नहीं गणतंत्र दिवस पर? देखिए दोस्तों गणतंत्र दिवस पर तो शामिल हुए थे, जिनका नाम था, ये पहली गणतंत्र दिवस जब मनाया गया था भारत में, पहला गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे जिनका नाम था सुकर्नो दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि भारत के मुख्य अतिथि के रूप में थे सुकर्नो। और यहाँ से देखिए एमुनुएल मैक्रो है दोस्तों, जोको विडो और फांसुआ बारोत, यदि इसमें संबंधित आपका नहीं हो जाएंगे। बाकी देखिए 2025 का दोस्तों यहाँ गणतंत्र दिवस के बारे में पूछ रहा है, तो इसका थीम याद रखना है। 2025 का गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। चलिए नेक्स्ट है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुआ था? तो टोटल दोस्तों 6 पदक प्राप्त हुआ था। और याद रखना है दोस्तों जो यह आपको 33वां ओलंपिक आयोजन कहाँ किया गया था? तो पेरिस में किया गया था, पेरिस में, जिसमें 6 पदक आया था दोस्तों, जिसमें 5 कांस्य था और 1 दोस्तों क्या था? तो 1 आपका रजत पदक था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना परसेंट है? तो दोस्तों 1.8%। अब देखिए दोस्तों 2024-25 का बजट के बारे में कुछ हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अभी देखिए 2025-26 का भी दोस्तों बजट पेश हो गया है। तो बजट से जितना भी क्वेश्चन आएगा तो उसको डिस्कशन यहाँ पे दोस्तों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब जो भी करना है 2026 को दोस्तों याद रखना है, 2025 को आप याद नहीं रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया था? तो 86 करोड़, याद रखिएगा 86 करोड़।
नेक्स्ट है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए हैं? तो दोस्तों उड़ीसा के बने थे, उड़ीसा के मोहन चरण मांझी कहाँ के? तो उड़ीसा का दोस्तों याद रखिएगा। और उड़ीसा में दोस्तों टोटल 147 सीट पर चुनाव हुआ था, जिसमें टोटल भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी दोस्तों 78 सीट प्राप्त किए थे, और यह बीजेपी के ही दोस्तों मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी। इससे पहले दोस्तों कहेगा तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो नवीन पटनायक थे, नवीन पटनायक। नेक्स्ट है कि 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों कजाकिस्तान में याद रखिएगा, कजाकिस्तान में। और टोटल इसमें दोस्तों SCO में टोटल 10 सदस्य हैं, और सबसे नवीनतम सदस्य आपका बेलारूस हो जाएगा। सबसे नवीनतम कौन? तो बेलारूस हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से रुद्रम फर्स्ट क्या है? तो रुद्रम फर्स्ट दोस्तों एक आपका मिसाइल है। रुद्रम फर्स्ट क्या है? तो मिसाइल याद रखिएगा, जो कि भारत में दोस्तों हाल ही में अपना स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट को सफल परीक्षण किया है, और इसका निर्माण दोस्तों DRDO के द्वारा किया गया था, DRDO के द्वारा। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 159 है, भारत का स्थान दोस्तों 159 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है? तो टोटल दोस्तों 5 व्यक्ति को, टोटल 5 व्यक्ति को मिला है दोस्तों भारत रत्न, याद रखिएगा। कि और 5 व्यक्ति का नाम याद रखना है, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और PB नरसिम्हा राव। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 32। बोला कि वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था? तो टोटल दोस्तों 139 को याद रखिएगा। 2025 में दोस्तों टोटल कितना था? 139 को, जिसमें दोस्तों 7 गो को पद्म विभूषण पुरस्कार, 19 गो को दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार, और 113 गो को पद्मश्री पुरस्कार, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मना जाने की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों 25 जून को, 25 जून को दोस्तों याद रखना है, संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट पाते हैं 34 है कि होपेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो होपेक्स दोस्तों याद रखना है भारत और मिस्र के बीच, भारत और मिस्र के बीच दोस्तों होता है, और यह दोस्तों वायुसेना का सैन्य अभ्यास है, वायुसेना का, याद रखना है। और इसका आयोजन दोस्तों 2024 में मिस्र में किया गया था। कहाँ में? तो मिस्र में, याद रखिएगा। फिर भारत और जापान के बीच दोस्तों याद रखना है धर्म गर्जियन। भारत नेपाल के बीच क्या है दोस्तों? तो सूर्य किरण। नेक्स्ट है कि 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों सूर्यबाला को प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। और इनको किस कृत्य के लिए? तो कौन देश के वासी रेणु की डायरी के लिए, याद रखिएगा। और ऐसे दोस्तों व्यास सम्मान 3 व्यक्ति को नहीं, 2023 में दोस्तों पुष्पा भारती को दिया गया था, और 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी को, जो कि पागल खाना के लिए। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कि बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी पाना है। विश्व पृथ्वी दिवस का भी थीम क्या था? तो विश्व पृथ्वी दिवस का थीम था दोस्तों कि प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, प्लेनेट VS प्लास्टिक, याद रखिएगा। फिर दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस का पूछेगा तो माई हेल्थ माई राइट है। फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पूछेगा दोस्तों तो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 37 कि हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को GI टैग दिया गया है? तो दोस्तों गुजरात को याद रखना है। अंबाजी व्हाइट मार्बल को दोस्तों GI टैग मिला है गुजरात को। फिर दोस्तों यहाँ पे अब कुछ हम बता देते हैं, याद रखना है। जैसे गोंड पेंटिंग हाल ही में मिला दोस्तों, गोंड पेंटिंग को, जो कि मध्य प्रदेश का है। फिर लौंग लता को दोस्तों उत्तर प्रदेश का, गारत साड़ी जो कि पश्चिम बंगाल, और खजूरी गुड़ जो कि उड़ीसा को, पश्मीना सिल्क जो कि जम्मू कश्मीर को। ये सभी दोस्तों GI टैग आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की दोस्तों वृद्धि दर्ज हुआ है? तो 1445 वर्ग किलोमीटर को याद रखना है। कितना दोस्तों? तो 1400 वर्ग किलोमीटर, 1445। नेक्स्ट है कि हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों तमिलनाडु से है, तमिलनाडु से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु से, याद रखिएगा। और इसको दोस्तों अभी रामसर सूची में 2024 के अनुसार बताया जाए तो टोटल 85 है दोस्तों, टोटल 85। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो चंद्रयान 4 को दोस्तों 2028 तक दोस्तों याद रखिएगा चंद्रयान 4 को।
नेक्स्ट बात है कि 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो 96वां कह रहा दोस्तों तो ओपेनहाइमर हो जाएगा, ओपेनहाइमर को याद रखना है। और इसका आयोजन दोस्तों जो 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया था लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स में याद रखना है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कहेगा तो ओपेनहाइमर का, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड कहेगा तो क्रिस्टोफर नोलन को, क्रिस्टोफर नोलन को। नेक्स्ट है कि किस राज्य के द्वारा विधवा पूर्ण विवाह प्रोत्साहन योजना शुरुआत की गई है। तो दोस्तों झारखंड, झारखंड राज्य के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा, झारखंड राज्य के द्वारा विधवा पूर्ण विवाह प्रोत्साहन योजना। इसके तहत दोस्तों 2 लाख वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है, 2 लाख। नेक्स्ट है दोस्तों कि सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो सार्थक खंड वाले दोस्तों आपका यौगिक हो जाएगा, यौगिक। यौगिक का दोस्तों याद रखना है कि 2 या 2 से अधिक सार्थक खंड वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं, और यह किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को ही सार्थक कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इति प्लस आदि, इति प्लस आदि हो जाएगा आपका इत्यादि, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों कि पाप पे पुण्य में कौन सा समास है। तो द्वंद्व, द्वंद्व समास दोस्तों पाप और पुण्य में हो जाएगा। देखिए जिस समास के दोनों शब्द प्रधान हो तथा विग्रह करने और अथवा या का प्रयोग, वही दोस्तों द्वंद्व समास होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पाप और पुण्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 क्या है कि हथेली पर सरसों नहीं जमती, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो मतलब दोस्तों काम के लिए समय चाहिए, काम के लिए समय चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, एक बार इसको देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी पर ध्यान देना है। आपका एक एक वाक्य तुले हुए हैं, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका हो जाएगा जो कि यह शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन दोस्तों 48, जो कि आपका दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश है कि आर यू रियली डिस्क्राइब विजिटिंग जापान। तो यहाँ पे दोस्तों ऑफ का प्रयोग होगा, ऑफ का याद रखना है। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 49 है कि भूगोल सीखना कठिन है, यानी कि दोस्तों इसका ट्रांसलेट करना है हिंदी में। तो देखिए भूगोल सीखना कठिन है, तो इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा। तो जियोग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। तो ऑप्शन देखिए बी में दिया गया है, जियोग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, जो कि दोस्तों आपका ये भी आपका इंग्लिश से है। इसका तो राइट आंसर आपका दोस्तों बता दे रहे हैं, प्लेन हो जाएगा, प्लेन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 को दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1858 को कहा जाता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। फिर देखिए दोस्तों 1858 की ही बात की जाए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दोस्तों समाप्त करके द्वैत प्रणाली को समाप्त किया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत, याद रखिएगा। और इसी अधिनियम के तहत दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को अपने अंतर्गत ले लिया था, यानी कि क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अल्पसंख्यक उप समिति के आपसे अध्यक्ष पूछेगा दोस्तों तो कौन थे, तो बताइए। तो एच.सी. मुखर्जी थे दोस्तों, एच.सी. मुखर्जी उप समिति के अध्यक्ष, याद रखिएगा। उस समिति के एच.सी. मुखर्जी थे। देखिए मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कहेगा दोस्तों तब हो जाएगा आपका जे.पी. कृपलानी, लेकिन उप समिति के कह रहा दोस्तों तो आपका कौन हो जाएंगे, तो एच.सी. मुखर्जी। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है। तो न्याय के तत्वों को दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो रूसी क्रांति से, याद रखिएगा, रूसी क्रांति से। और टोटल 3 प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्या दोस्तों अनुच्छेद 20 के 3 में, अनुच्छेद 20 के 3 में याद रखना है दोस्तों। भारतीय संविधान अनुच्छेद 20 के 3 के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं करेगा। यह आपका अनुच्छेद 20 के आपका 3 आपका राइट हो जाएगा। यही 20 का 2 दोस्तों याद रखना है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता, माने एक अपराध के लिए एक सजा, वह दोस्तों अनुच्छेद 20 के 2 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 55 कि भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेख वर्णित है। तो यह दोस्तों आपको किसमें वर्णित है, बताइए।
तो डीपीएसपी हो जाएगा, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। कैसे दोस्तों? तो देखिए अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण की चर्चा करता है। तो जिसमें दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की जाए तो टोटल दोस्तों आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। तो इसी के अंदर में दोस्तों आपका 50 आर्टिकल आता है, आर्टिकल 50 जो कि आपको आर्टिकल 50 से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 है दोस्तों कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों डी पर ध्यान देना है कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। यह दोस्तों आपका गलत है, यही आपका गलत है, याद रखिएगा। बाकी याद रखना है कि मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में दोस्तों बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए और संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रधान करता है, भी सही है। और संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार को प्रधान है, ये भी दोस्तों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 कि भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहला कथन है कि सरकार से स्वतंत्र है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सरकार से स्वतंत्र है। अनुच्छेद 98 यदि आप पढ़े होंगे दोस्तों तो आपका सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 98 के तहत बोला गया है कि भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है, जो कि दोस्तों यह सरकार से स्वतंत्र है, याद रखिएगा, सरकार से स्वतंत्र है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो देखिए लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति दोस्तों बताइए किससे संबंधित है? तो लोक लेखा समिति दोस्तों वित्तीय समिति से हो जाएगा, यानी कि दोस्तों लोक लेखा समिति किसे? तो वित्तीय समिति से। फिर है विभागीय समिति, तो विभागीय समिति दोस्तों स्टैंडिंग समिति से हो जाएगा, स्टैंडिंग समिति से। याचिका समिति दोस्तों तो जो कि तटस्थ समिति से हो जाएगा, याचिका समिति। और स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति, यह आपका दोस्तों कार्यकारी समिति से हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 दोस्तों ऑप्शन 1 4 नहीं 1 4 2 3 दोस्तों ऑप्शन देखिए डी में 1 4 2 3 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्वेश्चन 59 है कि 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? देखिए दोस्तों 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत टोटल 3 भाषा को जोड़ा गया है, जिसमें दोस्तों नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया है, लेकिन कश्मीरी भाषा को नहीं जोड़ा गया, याद रखिएगा। मूल संविधान में दोस्तों टोटल दोस्तों 14 भाषा था, लेकिन वर्तमान में दोस्तों टोटल 22 भाषा है, जो कि किसमें? 8वीं अनुसूची में। 71वां संशोधन के तहत दोस्तों 3 भाषा और 21वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों पहली भाषा जो कि सिंधी के रूप में 15वीं भाषा के रूप में आया था। फिर दोस्तों बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, जो कि यह 4 भाषा हो जाएगा, जो कि आपको दोस्तों 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारा के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो बताइए दोस्तों कौन करता है? तो 60 का दोस्तों ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वित्त आयोग दोस्तों, वित्त आयोग। और वित्त आयोग की चर्चा दोस्तों अनुच्छेद 280 में किया गया है, याद रखना है, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में। और पहले वित्त आयोग का गठन दोस्तों केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था 22 नवंबर 1951 को, याद रखिएगा 22 नवंबर 1951 को। फिर दोस्तों योजना आयोग, जिसके अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं, अभी इसकी जगह पर नीति आयोग आ गया है। नेक्स्ट है कि भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? तो सबसे बड़े खंड के दोस्तों ईओन कहते हैं, सबसे बड़े खंड को ईओन कहते हैं। ईओन को दोस्तों फिर महाकल्प में, महाकल्प को दोस्तों कल्प में, और कल्प को फिर युग में, और युग को फिर दोस्तों काल यानी कि एज में विभाजित किया गया है। तो याद रखना सबसे पहले कौन हो जाएगा? तो ईओन हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? तो शनि ग्रह हो जाएगा दोस्तों, शनि ग्रह जो कि चट्टानों से बने हुए नहीं है। देखिए बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल ग्रह, जो कि दोस्तों पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और देखिए दोस्तों सूर्य और क्षुद्र ग्रह को पट्टी के बीच स्थित है, इसलिए इसको आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। जो 4 ग्रह का नाम बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 63 है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो सिंगापुर हो जाएगा दोस्तों, सिंगापुर में, याद रखिएगा कौन सा? तो सिंगापुर हो जाएगा। और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है दोस्तों? तो चीन है। दूसरा स्थान पर आपका भारत है। फिर एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भी दोस्तों आपका चीन ही आ जाएगा। और सबसे छोटा देश एशिया में कहेगा तो मालदीव हो जाएगा, याद रखिएगा मालदीव हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 कि बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र को हम लोग दोस्तों नेफोस्कोप कहते हैं। नेफोस्कोप याद रखिएगा, नेफोस्कोप।
ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे जाना है ए पर। ऑप्शन ए क्या कर रहा है, स्ट्रेबोस्कोप है। स्ट्रेबोस्कोप में दोस्तों आवर्ती गति से घूमने वाली वस्तुओं को चाल मापा जाता है। फिर दोस्तों विस्कोमीटर, तो विस्कोमीटर से द्रव की श्यानता ज्ञात किया जाता है। फिर साइटोट्रॉन, साइटोट्रॉन से याद रखना है कि कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम आने वाला उपकरण का ज्ञात किया जाता है, यानी कि मापा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन है कि यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसका कोई मरुस्थल नहीं है। देखिए दोस्तों, यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसका मरुस्थल नहीं है। फिर है कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटकामा मरुस्थल है और विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है। यहाँ पर दोस्तों कोई भी तो आपका सत्य, अच्छा ऑप्शन डी में दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं दोस्तों सत्य है, यानी कि सभी के सभी आपका क्या है तो गलत है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों आपका कौन सा नहीं है, तो अघिल दर्रा। अघिल दर्रा है कहाँ में दोस्तों, तो यह लद्दाख में है। अघिल दर्रा याद रखना है कहाँ में दोस्तों, तो लद्दाख में ही याद रखिएगा। बाकी काराकोरम, पीर पंजाल और बनिहाल दोस्तों और बुर्जिल दर्रा ये सभी आपका जम्मू कश्मीर में आता है, जम्मू कश्मीर में। फिर लद्दाख में दोस्तों जो जिला दर्रा भी आपका लद्दाख में आ जाता है। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो दोस्तों झेलम हो जाएगा, सॉरी चिनाब। चिनाब दोस्तों सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक चिनाब नदी के रूप में जाना जाता है। और यह दोस्तों पीर पंजाल में गहरा गार्ज बनाती है, गहरा, और अखनूर निकट मैदान में प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 68। क्वेश्चन 68 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जिसमें दोस्तों पहला कथन है कि भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, NH44 है और NH44 में ही जवाहर सुरंग स्थित है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है कि दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का लगभग 2% है, यानी कि दोस्तों सभी कथन आपका सत्य हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दोस्तों याद रखना है। अब देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन का लगभग दोस्तों 40% यातायात संपन्न कराती है, 40% याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब किया गया था, तो दोस्तों 1958 में। 1958 में याद रखना है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना 1958 में नागपुर में किया गया था, नागपुर में। और इसके दोस्तों टोटल 5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला है, जिसमें याद रखना है दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि वन्य जीव अभ्यारण्य का सर्वाधिक संख्या कहाँ है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य का दोस्तों अभी जो सर्वाधिक संख्या है अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में याद रखिएगा। टोटल दोस्तों अंडमान निकोबार में कितना है, तो 96 है। ऐसे राज्य में आपका दोस्तों महाराष्ट्र है, जो कि महाराष्ट्र में कितना है, तो महाराष्ट्र में दोस्तों टोटल 48 है, याद रखिएगा 48 है, 48। और यह दोस्तों मार्च 2023 के अनुसार, ध्यान रखिएगा मार्च 2023 के अनुसार हम आपको बताए हैं। नेक्स्ट पाते हैं कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, तो मैंगनीज हो जाएगा, मैंगनीज, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपके यहाँ पे राइट हो जाएगा, मैंगनीज। देखिए मानव शरीर में दोस्तों यौगिक का क्रम बता दें तो जल हो जाएगा, जल के से कम भी दोस्तों प्रोटीन होता है, प्रोटीन से कम वसा, वसा से कम दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति की खोज दोस्तों डी ब्रोगली ने किया था, डी ब्रोगली ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था दोस्तों, तो जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने, याद रखिएगा जे थॉमसन ने। जॉन डाल्टन का नाम है दोस्तों, तो यहाँ से आपको बता दें कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक जॉन डाल्टन थे। और पॉजिट्रॉन का खोज किया गया दोस्तों, तो पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन के द्वारा किया गया है, एंडरसन के द्वारा। नेक्स्ट पता है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में, ध्यान देना है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों को विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ती है, तब विद्युत की जो ऋणात्मकता होती है दोस्तों वह घटती है ऊपर से नीचे आने पर, किसमें, तो वर्ग में, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों कुछ हम तत्व का गुण बताते हैं जो कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बताएंगे, ऊपर से नीचे आने पर किसमें, तो वर्ग में। जैसे परमाणु का आकार पूछेगा दोस्तों तो बढ़ता है, विद्युत घनात्मकता कहेगा तो बढ़ता है, आयनन ऊर्जा कहेगा दोस्तों तो घटता है, और विद्युत ऋणात्मकता घटता है, याद रखिएगा। यानी कि आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता या दोनों घटता है वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, और परमाणु का आकार और विद्युत घनात्मकता या दोनों दोस्तों बढ़ता है। है कि निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है दोस्तों, तो 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर, 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों कि लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो लिमोनाइट दोस्तों आपका लोहा का हो जाएगा। लिमोनाइट किसका है, तो लोहा का। देखिए दोस्तों लोहा का और अयस्क का नाम बता रहे हैं, याद रखिएगा। जैसे हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है, आयरन पाइराइट है, कैल्कोपाइराइट है, यह सभी दोस्तों लोहा का है। फिर दोस्तों लेड है, ऑप्शन ए पाना है, लेड है। लेड का याद रखना है, अयस्क कौन सा है, तो गैलेना, गैलेना। फिर दोस्तों कोबाल्ट है, ऑप्शन सी, कोबाल्ट पर का अयस्क दोस्तों अस्मेल्टाइट हो जाएगा, अस्मेल्टाइट। फिर पोटेशियम, पोटेशियम का है दोस्तों क्या, तो नाइटर हो जाएगा, क्रानेलाइट हो जाएगा, ये सभी पोटेशियम का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे रोमन बिट्रोल भी कहा जाता है। तो रोमन बिट्रोल दोस्तों हरा कासिम को, हरा कासिम को कहा जाता है, याद रखिएगा। और हरा कासिम को दोस्तों फेरस सल्फेट भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। हरा कासिम को फेरस सल्फेट भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछता है दोस्तों नीला थोथा, नीला थोथा याद रखना है, कॉपर सल्फेट को कहा जाता है और उसको तुतिया भी कहते हैं, तुतिया। फिर लाल थोथा एक होता है, रेड लाल थोथा, जिसको कोबाल्ट सल्फेट को कहते हैं दोस्तों, लाल थोथा। फिर एक होता है उजला थोथा, तो उजला थोथा का दोस्तों जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट को उजला थोथा कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल कहा जाता है। तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को दोस्तों नोबेल का तेल कहा जाता है, याद रखिएगा, नोबेल का तेल। फिर ऑप्शन ए पाइए ट्राई नाइट्रोटोल्विन, ट्राई नाइट्रोटोल्विन का दोस्तों क्या कहते हैं, तो यह दोस्तों सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 को क्रिया से बनाया जाता है। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा है। तो सबसे प्रबल उपचायक दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। तो फ्लोरीन, फ्लोरीन बिल्कुल राइट है दोस्तों, फ्लोरीन हो जाएगा आपका सबसे प्रबल ऑक्सीकारक। नेक्स्ट दोस्तों कि जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो हर्ट बीक का दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, हर्ट बीक को याद रखना है, जीव द्रव सिद्धांत का प्रवर्तक हर्ट बीक को माना जाता है। फिर दोस्तों कोस्का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडन स्वान दिया था। फिर दोस्तों द्विनाम पद्धति दोस्तों कैरोलस लिनस हो जाएंगे। और मार्गन साहब की बात की जाए दोस्तों तो जीव सिद्धांत दिए थे, जीव सिद्धांत है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80। देखिए दोस्तों वीडियो तो आपका अभी काफ़ी लंबी हो गया है, यानी 41 मिनट हो गया दोस्तों। चलिए यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा जल्दी में खींच देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए देखिए दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होता है, यही कथन आपका सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछता है। देखिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हम बताते हैं, जैसे केंद्रक झिल्ली है तब प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है और यूकैरियोटिक में होता है। फिर लिंग प्रजनन जो कि प्रोकैरियोटिक में दोस्तों नहीं होता है लेकिन यूकैरियोटिक में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों ये केवल यूकैरियोटिक में होता है। लाइसोसोम भी यूकैरियोटिक में होता है। राइबोसोम यूकैरियोटिक में दोस्तों 80 सब यूनिट का होता है और 70 सब यूनिट का प्रोकैरियोटिक में होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहते हैं। तो गोल्जी का दोस्तों यानी कि गोल्जी बॉडी को याद रखिए, गोल्जी का यानी कि गोल्जी बॉडी को। फिर लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या का थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्तों ऊर्जा गृह कहते हैं, यानी कि पावर हाउस। नेक्स्ट है कि जीन की अनुवांशिकी विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं। तो जीन की कार्य की इकाई को दोस्तों बताइए क्या कहते हैं, तो सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, सिस्ट्रॉन कहते हैं, याद रखिएगा। उत्परिवर्तन की इकाई को दोस्तों म्यूटॉन हो जाएगा। पुनः संयोजन की इकाई क्या हो जाएगा, तो रेकॉन हो जाएगा, पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 है कि जीव द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक का अनुपात, तो दोस्तों 19:81, 19:81 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नींबू में लिटिल नीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो नींबू में दोस्तों लिटिल नीफ रोग जो होता है यह ड्राई बैंक है, ड्राई बैंक रोग, और यह तांबा की कमी से, तांबा की कमी से, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। तो पोरिफेरा संघ के दोस्तों, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी, पोरिफेरा संघ के, याद रखिएगा। पोरिफेरा संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं और यह दोस्तों बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, बहुकोशिकीय, याद रखिएगा। और ये शरीर में असंख्यक छिद्र इनको पाए जाते हैं और शरीर की एक गुहा पाया जाता है जिसको दोस्तों स्पंज गुहा कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात किया तो साइकस हो जाएगा, मायोनिया हो जाएगा, स्पंज हो जाएगा, ये सभी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 86 है कि मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग की प्राणी है। तो एम्फीबिया वर्ग की हो जाएगा, एम्फीबिया वर्ग की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार का फल और फूल का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। तो जिब्रेलिन्स का, जिब्रेलिन्स का प्रयोग करके, याद रखिएगा, जिब्रेलिन्स का छिड़काव करके। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 है कि
पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे दोस्तों सभी कथन सत्य है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, जो कि बिल्कुल राइट है। और प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और बैगनी रंग के प्रकाश में दोस्तों सबसे कम होती है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन ग्लूकोज का निर्माण में होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट बात है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि दाब यानी कि अदिश राशि है, बिल्कुल सही बात है। कार्य का विमीय सूत्र ml स्क्वायर टी स्क्वायर, ये भी सही है दोस्तों। फिर विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता, ये भी सही है। समतल कोण का एसआई मात्रक अस्टेरेडियन, नहीं दोस्तों, ठोस कोण का एसआई मात्रक अस्टेरेडियन होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 2 3, 1 2 3, देखिए ऑप्शन ए में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कि घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य होता है। तो घर्षण बल के द्वारा दोस्तों जो किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है और घर्षण बल का मान सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ये भी बात आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन सी पर ये दोस्तों जो बोल रहा है कि इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है दोस्तों, यही आपका गलत है, यही आपका गलत है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जिसमें पहला कथन है कि एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, तो इसकी खोज दोस्तों अल्सांड्रो बेल्ट्रा ने किया था। क्या दोस्तों सही है? देखिए दोस्तों, एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर जब बल लगाती है तो इसकी खोज आंद्रे मेरी एम्पियर ने किए थे, आंद्रे मेरी एम्पियर ने, याद रखिए, यानी कि ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, जब समानांतर चालक में एक दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है दोस्तों कि जब समानांतर चालक में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो प्रतिकर्षण बल लगता है, ये भी सही है दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 और 3 कथन सही है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 93 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, तो दोस्तों m1/df होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। इंटरफेरोमीटर, बताइए दोस्तों इंटरफेरोमीटर का क्या हो जाएगा? तो इंटरफेरोमीटर मतलब दोस्तों समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन हो जाएगा, यानी कि एस। फिर पोंटेशियोमीटर, पोंटेशियोमीटर में दोस्तों विद्युत विभवांतर हो जाएगा क्यू। और कैलोरीमीटर तो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। और रूलर हो जाएगा दोस्तों आपका लंबाई, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा SQRP, SQRP, ऑप्शन डी, SQRP। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन 95 है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंग के प्रकाश को अवशेषित करती है और दूसरे को परावर्तित करती है? तो दोस्तों परावर्तन हो जाएगा, परावर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आप लोग बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोग इतना लॉन्ग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो दोस्तों टोटल फुल डिस्कशन के साथ ऐसे ही आएगा वीडियो। अगर ऐसे पसंद करते हैं तो आप लोगों को कॉमेंट में दोस्तों जरूर बताना है कि ऐसे ही फुल डिस्कशन के साथ लेके आइए। अगर दोस्तों आपको केवल क्वेश्चन आंसर जानना है, जो कि दोस्तों आपको 20 से लेकर 25 मिनट के अंदर में उसको हम कवर करवा देंगे, तो क्वेश्चन आंसर के बारे में सिर्फ जानना है तो दोस्तों आपको ये भी कमेंट में बताना है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर लेके आइए। लेकिन दोस्तों ऐसे ही आपको फुल डिस्कशन के साथ चाहिए तो आपको जरूर बताना है दोस्तों कमेंट में कि फुल डिस्कशन के साथ लेके आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96, आंसर बता दें दोस्तों आपका 96 का हो जाएगा ए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से मैथ रीजनिंग चालू हो जाता है। फिर 97 का दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 97। तो 97 का दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 1 आंसर हो जाएगा। 98 का दोस्तों अगर बनाइएगा आप तो आपका 62 kg आंसर आएगा, 62 kg। ऐसे दोस्तों इसका डिस्कशन हम डाल देंगे PDF के रूप में, कहाँ पे? तो टेलीग्राम पर, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर 99 का दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी, 300 रुपया हो जाएगा। और जब क्वेश्चन 100 बनाइएगा दोस्तों तो 100 का आंसर आएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।